स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 19 ऑफ वेव मोशन एंड डॉपलर इफेक्ट। तो आज के लेक्चर का टॉपिक है सिर्फ न्यूमेरिकल्स। ओके, तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे हम इस लेक्चर में। मुझे भी पता नहीं कितने करेंगे, लेकिन बहुत सारे करेंगे। न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप, सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट, रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। तो ये जो 4-5 टॉपिक हम कवर कर चुके हैं इन लेक्चर नंबर 16, 17 एंड 18 में, तो इस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इन 9 न्यूमेरिकल से। ओके, तो इसमें आपको क्या पता होना चाहिए? 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्लोज ऑर्गन पाइप, सीओपी मतलब क्लोज ऑर्गन पाइप में कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज होती हैं। ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट मतलब पहली फ्रीक्वेंसी तो n होती है, n के बाद सीधे 3n होती है, 5n होती है, उसके बाद 7n, उसके बाद 9n, 1 3 5 7 9, 11n, 13n। तो सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होते हैं। ठीक है ना। फर्स्ट हार्मोनिक, दिस इज माय फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, सॉरी दिस इज माय थर्ड हार्मोनिक, दिस इज माय फिफ्थ हार्मोनिक। जितना मल्टीपल होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, उसको बोलते हैं हार्मोनिक्स। सो दिस इज माय फर्स्ट ओवरटोन, बराबर। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद जो भी फ्रीक्वेंसी आती है उसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक है ना। और इसके बाद एक एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पर 15n, तो ये हो जाएगा 7th ओवरटोन। अब 7th ही क्यों ले रहा हूं मैं? बिकॉज बार बार इन्होंने मेंशन किया है 7th ओवरटोन। सो दिस इज अबाउट सीओपी। व्हाट इज सीओपी? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज मतलब एक एंड से क्लोज होता है, ठीक है ना, और ओपन मतलब दोनों एंड ओपन होते हैं, ठीक है ना। तो ओपन ऑर्गन पाइप की जो फ्रीक्वेंसी होती है अच्छे क्वालिटी की होती है, बिकॉज उसमें ऑड और इवन दोनों हार्मोनिक्स होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर n, 2n, 3n, 4n, 5n, 6n, 7n, 8n, 9n, सारे हार्मोनिक्स होते हैं इसमें, ठीक है ना। और ये फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ओके, वी आर इंटरेस्टेड इन ओवरटोन। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात की जो भी फ्रीक्वेंसी आती है उसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, तो ये 7th ओवरटोन है। इस बार भी मैं 7th ओवरटोन क्यों ले रहा हूं? बिकॉज अगेन सेम रीजन, बार बार इस न्यूमेरिकल्स में 7th ओवरटोन को मेंशन किया गया। बाद में हम जो यूज किया वो सारे यूज हम कर लेंगे, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। इन क्लोज ऑर्गन पाइप 7th ओवरटोन इज, क्लोज ऑर्गन पाइप का 7th ओवरटोन कितना है? 600 हर्ट्ज का है। मतलब 15n की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 600 हर्ट्ज, ठीक है। सीओपी क्लोज ऑर्गन पाइप का 7th ओवरटोन कितना है? 600 हर्ट्ज। तो पता करना है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। एफएफ मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इन दिस सीरीज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू व्हाट? कोई टेंशन नहीं, कैसे पता करोगे? 15 1 15, 15 चौक 60, 0। तो n इज इक्वल टू कितना है? 40 हर्ट्ज। तो पहले का आंसर 40 हर्ट्ज, परफेक्टली ऑलराइट, ठीक है। तो सिर्फ प्रैक्टिस करवाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। ये सारे एक्सपेरिमेंट वगैरह मैंने लास्ट वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया, ठीक है ना। तो प्लीज देख लेना, पहले लेक्चर देख लेना आपको। तो सेकंड न्यूमेरिकल, इन सीओपी थर्ड ओवरटोन, क्लोज ऑर्गन पाइप का थर्ड ओवरटोन, दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन। तो थर्ड ओवरटोन कितना है? 7n। तो थर्ड ओवरटोन 1400 हर्ट्ज का है। तो 7n इज इक्वल टू 1400 हर्ट्ज। क्या पूछा है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप ऑफ सेम लेंथ। तो इसको बोलूंगा मैं NC। क्लोज ऑर्गन पाइप है ना, तो 7 × 7, 7 2 14, ये तो क्लोज ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी हो गई 200 हर्ट्ज। अब एक चीज याद रखो, क्लोज ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है V/4L, सेम लेंथ होगी तो। और ओपन पाइप की होती है V/2L। तो यहां से क्या करेंगे? V/L की वैल्यू इधर 4 शिफ्ट कर लो। V/L की वैल्यू आएगी 4NC। NC फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप, NO फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप। तो ये जो V/L है बेटा, इस V/L की जगह 4NC रख देंगे। तो क्या आएगा? NO इज इक्वल टू 1/2 का 1/2, V/L की जगह रखेंगे 4NC, 2 1 2, 2 2 4। तो NO इज इक्वल टू 2NC इफ लेंथ इज सेम। परफेक्टली ये आपको मेमोराइज होना चाहिए।
दो पाइप की लेंथ अगर सेम है, एक ओपन है एक क्लोज है, तो ओपन की फ्रीक्वेंसी क्लोज से डबल होती है। ओपन की फ्रीक्वेंसी क्लोज से डबल होती है। समझ में आया? क्यों डबल होती है? बिकॉज ओपन जो पाइप होता है उसका साउंड मेलोडियस होता है, ठीक है, तो ओपन की फ्रीक्वेंसी क्लोज से डबल होती है, ठीक है। तो क्लोज की हमने पता कर ली, यहां पर इतनी चीजें आप लिख लो आराम से, ये चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो क्या आया? ओपन की फ्रीक्वेंसी क्लोज से डबल होती है। ओके, तो क्लोज की फ्रीक्वेंसी हमें पता है। दे आर नॉट आस्किंग अबाउट क्लोज ऑर्गन पाइप, दे आर आस्किंग अबाउट ओपन ऑर्गन पाइप ऑफ सेम लेंथ। तो क्या करेंगे? NO, ओके, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप NO इज ट्वाइस NC, ठीक है। NO इज ट्वाइस NC। तो NO पता करना है, 2 का 2, NC कितना गिवन है? 200। तो 200 इंटू 2 400 हर्ट्ज विल बी माई आंसर, विच इज परफेक्टली करेक्ट, ठीक है। तो सेकंड वन भी हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। लेट अस क्विकली मूव एंड सॉल्व न्यूमेरिकल नंबर 3 इन OOP, ओपन ऑर्गन पाइप, 7th ओवरटोन। तो ओपन ऑर्गन पाइप का 7th ओवरटोन मतलब 8N है 800 हर्ट्ज। तो क्या पूछा है? दे आर आस्किंग अबाउट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सेम ओपन पाइप। तो 8 से 8 मर गया, ये 0 0, तो 100 हर्ट्ज विल बी द आंसर, परफेक्टली करेक्ट। फोर्थ वन इन COP, ओके, COP मींस क्लोज ऑर्गन पाइप। अगर आपको ये चीजें आती है तो पॉज करके खुद ट्राई करना बेटा, आगे बहुत अच्छे न्यूमेरिकल आएंगे, ओके। इन क्लोज ऑर्गन पाइप 7th ओवरटोन, 7th ओवरटोन क्लोज ऑर्गन पाइप मतलब 15N की वैल्यू है। इन क्लोज ऑर्गन पाइप 7th ओवरटोन इज 600 हर्ट्ज। So what is third overtone? So they are asking about third overtone of same pipe. So third overtone, first harmonic, first overtone, second overtone, third overtone. Third overtone मतलब they are asking about 7N is equal to what? तो 15 के 15, 15 चौक 60, 0, तो N की वैल्यू आई 40 हर्ट्ज। तो N 40 हर्ट्ज, they are asking about 7N, तो 7 into 40, 7 चौक 28, तो 280 हर्ट्ज will be my answer, which is perfectly correct, ठीक है। चलो अब देखो न्यूमेरिकल नंबर 5 इन ओपन ऑर्गन पाइप 7th ओवरटोन। तो ओपन ऑर्गन पाइप का 7th ओवरटोन मतलब 8N। 8N की वैल्यू है 1600 हर्ट्ज एंड दे आर आस्किंग अबाउट थर्ड ओवरटोन इज इक्वल टू व्हाट? तो फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन। सो दे आर आस्किंग अबाउट 4N इज इक्वल टू व्हाट? 8 एक 8, 8 दूनी 16, 0 0, ओके। मराठी में है मेरे पहाड़ी टेबल जिसको बोलते हैं। 4 इंटू N कितना है? 200। तो 4 इंटू 2 इज 800 हर्ट्स आना चाहिए, परफेक्टली ऑल राइट, 800 हर्ट्स, ठीक है। तो ये अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, सारे फॉर्मूलेज वगैरह आपको याद हो जाएंगे ऐसी प्रैक्टिस करोगे तो। अब आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 ओपन ऑर्गन पाइप का 7th ओवरटोन। ओपन ऑर्गन पाइप का 7th ओवरटोन मतलब 8N। 8N कितना है? 8N है 800 हर्ट्ज। तो N की वैल्यू कितनी है? 8 से 8 कैंसिल, तो आ गया 100 हर्ट्ज। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई 100 हर्ट्ज। व्हाट दे आर आस्किंग? दे आर आस्किंग फर्स्ट ओवरटोन ऑफ सेम पाइप। तो फर्स्ट ओवरटोन मतलब 2N होता है, तो डबल करोगे तो 2 इंटू 100 इज 200 हर्ट्ज। तो आंसर आएगा, अरे 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 कैसे हो गया, कैसे हो गया? 7th वन ना, 7th वन ओपन ऑर्गन पाइप का 7th ओवरटोन है 800 हर्ट्ज, ओके। तो फर्स्ट ओवरटोन पूछा है। लेट मी चेक द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला? इन ओपन ऑर्गन पाइप 7th ओवरटोन इज सात है ना भाई, 7th ओवरटोन इज 800 हर्ट्ज, करेक्ट। फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप टू फर्स्ट ओवरटोन तो 200 आना चाहिए। तो क्या हमने आंसर गलत लिखा है? 5 6 7 7। अरे यार ये 200 हर्ट्ज आंसर गलत हुआ बेटा, ये 200 हर्ट्ज विल बी द परफेक्ट आंसर। चलो होते रहते हैं, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो तो ये हो गया। अब ये 8th वेरी इंटरेस्टिंग। लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप इज 44 सेंटीमीटर, स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकंड, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 340 हर्ट्ज, फाइंड एंड करेक्शन, ठीक है।
तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कौन सा पाइप है? ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप मतलब दोनों एंड ओपन होंगे, ये भी एंड ओपन, ये भी एंड ओपन, तो एंड करेक्शन इधर भी ऐड करना पड़ेगा, इधर भी ऐड करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या आएगा? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई 2 इन ब्रैकेट L प्लस 2E। ठीक है ना, एक्चुअल लेंथ, दोनों साइड का एंड करेक्शन ऐड। ये चीजें सीखने के लिए आपको थ्योरी देखना पड़ेगी यार, ठीक है, नहीं तो नहीं आएगा ये। ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 340 हर्ट्ज। ठीक है, स्पीड कितनी की बने? 340 ही है, स्पीड भी 340 है, आसान हो गया। 2 इन ब्रैकेट L है 44 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू एंड करेक्शन। तो 340 से 340 कैंसिल, इसको इधर शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा 88 प्लस 4E इज इक्वल टू 1, बराबर ना? 88 प्लस 4E इज इक्वल्स टू 1। समझ में आया क्या गलत हुआ? क्या गलत हो गया? ये जो लेंथ है ये सेंटीमीटर में है, तो लेंथ सेंटीमीटर की मीटर करनी पड़ेगी, तो ये आ जाएगा 0.44 सेंटीमीटर। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0.88 मीटर, तो ये प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 4E इज इक्वल टू 1 माइनस 0.88, सो दैट विल बी 0.12। ठीक है ना, तो एंड करेक्शन इज इक्वल टू 0.12 डिवाइडेड बाय 4, तो ये क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 4, 4 1 1 4 3 तो 3 सेंटीमीटर आंसर आना चाहिए, विच इज परफेक्टली ऑल राइट, परफेक्टली ऑल राइट, परफेक्टली ऑल राइट, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलो ठीक है, अब 9th वन, लास्ट वाला, लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। तो बी केयरफुल, हाँ, सेंटीमीटर मीटर को लेकर बी केयरफुल। ठीक है, क्या बोल रहा है? लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप इज 38 सेंटीमीटर, तो लेंथ कितनी हो गई? 0.38 मीटर, पहले ही मीटर में कर लेंगे अब। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इज 340, ओके, स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकंड। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 340 हर्ट्ज, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय n। अबे झंडू एफ क्यों यूज कर रहा तू? 340 हर्ट्ज। रेडियस ऑफ द पाइप, क्या बात है, कौन सा पाइप है? ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप मतलब एंड करेक्शन दोनों साइड होगा, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज V डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट L प्लस 2E, and what will be my formula for end correction? 0.3D और 0.6R। they are asking about radius, तो फॉर्मूला क्या रखेंगे? 0.6R। चलो ठीक है, पहले सॉल्व करेंगे। n की जगह कितना रखोगे? 340 इज इक्वल टू V कितना है? 340 डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट L प्लस 2E, ये कैंसिल हो गया, इधर ले लो 2 इन ब्रैकेट L प्लस 2E इज इक्वल टू 1। तो लेंथ कितनी है? कोई बात नहीं, इसको इधर लेके चले जाएंगे, तो L प्लस 2E इज इक्वल टू 0.5, समझा? ये 2 इधर आ गया, 1 डिवाइड बाई 2 0.5। लेंथ कितना है? 0.38 प्लस 2E इज इक्वल टू 0.5, तो 2E इज इक्वल टू 0.5 माइनस 0.38, तो इसको 50 कर देंगे, तो 10 में से 8 गए 2 रहते हैं, या 50 में से 38 गए 12 रहते ना बेटा, सीधा सीधा, तो 0.12 आ गया 2E का आंसर आया। तो 2 1 2 2 0 0 0 6 0.06 ये आया एंड करेक्शन। ओके, तो एंड करेक्शन आया 6 सेंटीमीटर। तो एंड करेक्शन अगर 6 सेंटीमीटर आया तो यहाँ पर रख दो 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस पता करेंगे, तो 6 0 1 से कैंसिल हो जाएगा, 0.1 इधर आ जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो रेडियस कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर विल बी योर आंसर। तो परफेक्टली 10 सेंटीमीटर विल बी आंसर। ठीक, लेट अस सॉल्व दिस 6 न्यूमेरिकल रिलेटेड टू सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट। सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट थ्योरेटिकली पूरा डिस्क्राइब किया गया है लेक्चर नंबर 18 में। तो होता क्या है? ट्यूनिंग फोर्क और वाइब्रेटिंग वायर दोनों रेजोनेंस में होते हैं। ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी हम उसको देखकर डिटरमाइन नहीं कर सकते, लेकिन ट्यूनिंग फोर्क और स्ट्रिंग जब रेजोनेंस में आ जाते हैं तो स्ट्रिंग के ऊपर का पेपर राइडर नीचे गिर जाता है। तो स्ट्रिंग के ऊपर का पेपर राइडर नीचे गिरना इज इंडिकेशन फॉर रेजोनेंस बिटवीन ट्यूनिंग फोर्क एंड स्ट्रिंग, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी। तो स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय फार्मूला n इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट ऑफ t by small m, where n is fundamental frequency, L is length, t
T is tension in the string and small m is mass per unit length या linear mass density. तो let us solve numerical number 1. टेंशन डबल कर दिया, लेंथ डबल कर दी, मास पर यूनिट लेंथ, ये स्मॉल एम है, स्मॉल एम इज मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितने टाइम हो जाएगी देखेंगे। तो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट t बाय l, टू कांस्टेंट हो गया, स्मॉल m कांस्टेंट हो गया, तो रूट t बाय l, तो दोनों डबल कर दिए, दोनों डबल कर दिए, मतलब ये टेंशन भी डबल कर दिया आपने, तो स्क्वायर रूट में तो स्क्वायर रूट लिखो, और लेंथ भी डबल कर दी, तो जितने टाइम्स बढ़ा दिए उतने टाइम्स रख दो यहाँ पे, ये डबल ये भी डबल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 को क्या लिख सकते हो, रूट 2, तो ये कैंसल, तो नई फ्रीक्वेंसी 1/√2 टाइम हो जाएगी। ओके, तो n2 विल बी 1/√2 टाइम्स n1, परफेक्टली ऑलराइट। अब उसके बाद सेकंड न्यूमेरिकल लग रहा है कि पहले के जैसा ही है, लेकिन उसमें चेंज है थोड़ा सा, क्या चेंज है अभी बताता हूं मैं, देखो। तो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या कांस्टेंट दिया गया है, टेंशन डबल, लेंथ भी डबल, लेकिन कैपिटल एम कांस्टेंट। अभी कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ द स्ट्रिंग। ऊपर वाला क्या था, स्मॉल एम, मतलब लीनियर मास डेंसिटी या मास पर यूनिट लेंथ था। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी चेक करेंगे, देखो। तो n इज इक्वल टू 1/2l √t स्मॉल m, दे आर नॉट गिवन एनीथिंग अबाउट स्मॉल m, तो स्मॉल m की जगह रखेंगे कैपिटल M बाय कैपिटल L, मास पर यूनिट लेंथ। ओके, ठीक है, तो मास कांस्टेंट है और 2 कांस्टेंट है, तो n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऊपर क्या चला गया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, ओके, तो ऊपर बचा √t इंटू l, ये ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय l। अब l को क्या लिख सकता हूं मैं, √t इंटू l डिवाइडेड बाय √l इंटू √l, तो √l कैंसल, n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t बाय l when मास इज कांस्टेंट, नॉट लीनियर मास डेंसिटी, मास इज कांस्टेंट, ठीक है। तो टेंशन को क्या किया, डबल किया, तो यहाँ पे 2 रख दो, लेंथ भी क्या कर दी, डबल कर दी, तो 2 कैंसल, तो आंसर आएगा 1, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, तो आंसर क्या आएगा 1, तो n2 बाय n1 इज इक्वल टू 1। ओके, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, जब मास अगर कांस्टेंट है और हमने ऐसी सिचुएशन डेवलप की तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। ओके, n2 बाय n1 इज इक्वल टू 1। उसके बाद थर्ड वन, टेंशन डबल, लेंथ डबल, स्मॉल m कांस्टेंट, व्हाट अबाउट वेव वेलोसिटी, तो वेव वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या होगा, √t बाय स्मॉल m, दिस इज स्मॉल m, मास पर यूनिट लेंथ, तो मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट, तो स्पीड ऑफ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन, इट डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो टेंशन को डबल कर दिया, यहाँ पे 2 रख दो, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, √2 टाइम्स हो जाएगी, न्यू वेलोसिटी √2 टाइम्स हो जाएगी, तो ये √2 टाइम्स है, v2 इज √2 टाइम्स v1, ठीक है। ओके, प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, लेकिन आपके कंसेप्ट को ये पक्का कर देंगे। अब ये देखो, इन अ स्ट्रेच वायर इफ टेंशन इज दिस मच, स्मॉल m इज दिस मच, कैलकुलेट वेव स्पीड, तो v इज इक्वल टू √t बाय स्मॉल m, सो दैट विल बी √t, t कितना है 40 न्यूटन डिवाइडेड बाय स्मॉल m, स्मॉल m है 4 इंटू 10 टू द पावर -3, 4 1 1, 4 1 1, ये 0, -3 ऊपर जाके +3, तो √10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर 3, 3 + 1 4, 10 टू द पावर 4, तो 10 टू द पावर 4 का स्क्वायर रूट, मतलब रेस टू 1/2, 2 1 2, 2 2 4, तो 10 टू द पावर 2 मीटर पर सेकंड, मतलब आएगा 100 मीटर पर सेकंड, विच इज परफेक्टली ऑलराइट, 100 मीटर पर सेकंड विल योर आंसर, ठीक है। ओके, अब न्यूमेरिकल नंबर 5 देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। टेंशन गिवन है, ये कैपिटल एम है, टोटल मास, यूनिट से आइडेंटिफाई करो, किलोग्राम, और ये लेंथ है, तो v पता करना है, तो v का फॉर्मूला है √t बाय स्मॉल m, स्मॉल m इज मास पर यूनिट लेंथ, तो हाउ टू कैलकुलेट स्मॉल m, टोटल मास को टोटल लेंथ से डिवाइड कर दो, तो टोटल मास कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ कितना है 2 मीटर, और सारी चीजें ऐसा यूनिट में, 2 2 4 आ गया, 2 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। तो स्पीड क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू √ऑफ टेंशन, टेंशन कितना है 80, सॉरी 80 है ना, 80 डिवाइडेड बाय स्मॉल m इतना आया, 2 इंटू 10 टू द पावर -3, तो 2 1 2, 2 4 2 0, -3 ऊपर जाके +3, तो ऐसे हो जाएगा 4 इंटू ये 0 और ये -3 ऊपर जाके +3, तो 10 टू द पावर
4 का स्क्वायर रूट 2, 10 टू द पावर 4 का स्क्वायर रूट 10 टू द पावर 2, तो 10 टू द पावर 2 मतलब 100, 100 इंटू 2 इज 200 मीटर पर सेकंड विल बी योर आंसर, 200 मीटर पर सेकंड इज योर आंसर। ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, टेंशन एंड लेंथ बिकम 4 टाइम्स स्मॉल m कांस्टेंट, नंबर ऑफ लूप्स बिकम्स फॉर वाइब्रेशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, मतलब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, तो n इज इक्वल टू p अपॉन 2l अंडर रूट ऑफ t बाय m। p इज नंबर ऑफ लूप, p इज नंबर ऑफ लूप, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, ओके, स्मॉल m कांस्टेंट, टेंशन और लेंथ 4 टाइम्स कर दिए, ओके, तो p ये ऊपर आ जाएगा, 2 कांस्टेंट ये ऊपर आ जाएगा, रूट t नीचे आ जाएगा, p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाय स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन, लेंथ ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन नीचे, ओके, नंबर ऑफ लूप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाय स्क्वायर रूट ऑफ t, दोनों को 4 टाइम्स कर दिया, लेंथ को 4 टाइम्स कर दिया, टेंशन को भी 4 टाइम्स कर दिया, तो टेंशन स्क्वायर रूट में तो स्क्वायर रूट में 4 लेना पड़ेगा, तो ऊपर बचा 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 1 2, 2 2 4, तो नए जो नंबर ऑफ लूप्स हैं वो डबल हो जाएंगे इनिशियल नंबर ऑफ लूप्स से। ठीक है, चलो लिख लो। अब ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फॉर रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट का क्या नाटक होता है वो डिटेल में मैं लेक्चर नंबर 18 में पढ़ा चुका हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ। क्या होता है, ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट किया जाता है। पहला रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, जब पानी का लेवल यहाँ तक आता है इसके अंदर ऐसी वेव कुछ बन जाती है, ओके, तो इसको बोलते हैं लैम्बडा बाय 4, फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ L1, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं L1 इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 4, पहली रेजोनेटिंग लेंथ होती है लैम्बडा बाय 4। अब जब वाटर लेवल और नीचे 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 जाने लगता है तो इसके नीचे और एक लूप बन जाता है ऐसा, तो ये आती है सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ, ओके, तो सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ होती है 3 लैम्बडा बाय 4। अब ये सारी चीजें ऑलरेडी हम बता चुके हैं, तो डबल डबल आपको बता के बोर नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अगर कोई डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहा है तो पहले जाके लेक्चर नंबर 18 देख लो, उसमें रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट है। तो सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ कितनी है, L2 इज इक्वल टू 3 लैम्बडा बाय 4, ओके। चलो तो पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। L1 25 सेंटीमीटर है, L2 पता करना है, एंड करेक्शन 0 है, एंड करेक्शन 0 है, एंड करेक्शन 0 है तो एक्जैक्टली ओपन एंड पे एंटी नोड बनेगा, तो क्या हो जाएगा L1 25 सेंटीमीटर, मतलब लैम्बडा बाय 4 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो दे आर आस्किंग अबाउट L2 क्या है, 3 इंटू लैम्बडा बाय 4, तो 3 इंटू लैम्बडा बाय 4 की वैल्यू कितनी है 25, 3 जा 75 सेंटीमीटर, तो सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ एग्जैक्ट 75 सेंटीमीटर होगा। और सेम प्रॉब्लम अगर एंड करेक्शन 0 नहीं हुआ तो क्या होगा, इस टाइम जो एंटीनोड बनेगा थोड़ा सा पाइप के ऊपर बनेगा, तो रेजोनेटिंग लेंथ जो भी होगी चाहे वो फर्स्ट हो या सेकंड हो, उसमें कुछ डिस्टेंस आपको ऐड करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं एंड करेक्शन, विच इज इक्वल टू 0.3d और 0.6r। तो थोड़ा सा डिस्टेंस उसमें ऐड करना पड़ेगा, तो रेगुलर के हिसाब से वो डिस्टेंस आ जाएगा 75 सेंटीमीटर। लेकिन अगर एंड करेक्शन 0 नहीं है तो एंटीनोड एग्जैक्टली एंड पे ना बन के थोड़ा सा ऊपर बन जाएगा, तो इतनी लेंथ उसके अंदर आपको ऐड करनी पड़ेगी जो कि इतनी या इतनी होगी। d इज डायमीटर ऑफ पाइप, r इज रेडियस ऑफ पाइप, तो वो तो डेटा गिवन नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा 75 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज्यादा, स्लाइटली मोर देन 75 सेंटीमीटर। अब कितना मोर देन, इतना है, इतना d इज डायमीटर ऑफ पाइप, r इज रेडियस ऑफ द पाइप, ठीक है। तो ये सिचुएशन आ जाएगी, ओके। अब देखो, अब आगे वाले जो न्यूमेरिकल है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, कंसेप्ट आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर देंगे, इसको अच्छे से समझना। ऐसा एक न्यूमेरिकल मैंने थ्योरी के लेक्चर में भी आपको करवाया है, बहुत अच्छे से करवाया है, ठीक है। अगर वो आपने देखा होगा तो ये न्यूमेरिकल आप पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। चलो, लेंथ ऑफ ट्यूब इज 140 सेंटीमीटर, हाउ मेनी रेजोनेंस आर पॉसिबल फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ट्यूब कितनी है, ट्यूब है 140 सेंटीमीटर की, तो ये टोटल लेंथ कितनी है इसकी 140 सेंटीमीटर। तो कितने वेवलेंथ का रेजोनेंस करना है 40 सेंटीमीटर का। देखो अभी एक सिंपल सी चीज समझो, तो पहली रेजोनेटिंग लेंथ कितनी आएगी लैम्बडा बाय 4, दैट विल बी लैम्बडा कितना है 40, तो 40 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर पे पहला रेजोनेंस होगा, ऐसे फर्स्ट रेजोनेंस, ओके। पहला रेजोनेंस होगा
10 सेंटीमीटर पे। ओके, अब उसके बाद नीचे एक लूप ऐड कर दो दूसरा रेजोनेंस के लिए। तो एक लूप ऐड कर दोगे तो ये अगर 10 सेंटीमीटर का है, ये 10 ये 10, तो कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा 20, 20 और 10 कितना 30 सेंटीमीटर पे दूसरा रेजोनेंस होगा। और एक लूप ऐड कर दो 30, तो ये लूप का डिस्टेंस कितना हो गया 20 ना, ये 10 है, तो ऐसे दो ऐड करोगे तो एक लूप बनेगा 20, 50 पे तीसरा रेजोनेंस होगा, और एक ऐड करो 70 पे चौथा, और एक ऐड करो 90, और एक ऐड करो 110, और एक ऐड करो 130, और एक ऐड करो 150, लेकिन लेंथ कितनी है 140, तो 140 से ज़्यादा आप जा नहीं सकते, तो 150 वाला कैंसिल हो जाएगा। तो कितने रेजोनेंस हुए, फर्स्ट रेजोनेंस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, तो कितने रेजोनेंस हुए 7 रेजोनेंस हुए। 130 तक 7 रेजोनेंस हो जाएंगे। कितने रेजोनेंस 7 रेजोनेंस, ठीक है। उसके बाद ये वाला न्यूमेरिकल देख लो, लेंथ ऑफ पाइप इज 150 सेंटीमीटर, कितना 150 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया ना, थर्ड वन हो गया, आंसर भी करेक्ट आ गया हमारा। लेंथ ऑफ पाइप इज 150 सेंटीमीटर, हाउ मेनी रेजोनेंस आर पॉसिबल फॉर अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 हर्ट्ज एंड स्पीड इतना है। तो वेवलेंथ डिटरमाइन करोगे तो आंसर आसान हो जाएगा। तो ये हमारा पाइप है, कितने सेंटीमीटर का है 150 सेंटीमीटर का है। तो फ्रीक्वेंसी और स्पीड गिवन है, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्बडा, तो लैम्बडा इज इक्वल टू v बाय एफ। v कितनी है बेटा, v है 320 और v इज इक्वल टू एफ लैम्बडा, लैम्बडा इज इक्वल टू v बाय एफ, एफ है 400, तो 0 से 0 कैंसिल, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, तो 4/5 ये मीटर में आएगा, ये मीटर में आंसर आएगा। इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। 5 7 5 2 0, तो 24 80 सेंटीमीटर। वेवलेंथ कितनी है फिर से 80 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट रेजोनेंस कहाँ पे होता है, ऐसा होता है ना, यहाँ पे वाटर लेवल ऐसा होता है, तो ये डिस्टेंस कितना होता है लैम्बडा बाय 4। तो लैम्बडा अगर 80 है, लैम्बडा अगर 80 है तो लैम्बडा बाय 4 कितना आएगा 80/4, दैट विल बी 4 दूनी 8, तो 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर पे पहला रेजोनेंस होगा, 20 सेंटीमीटर पे पहला रेजोनेंस होगा। दूसरे के लिए एक लूप और ऐड कर दो नीचे, आधा लूप 20 का था तो एक लूप कितने का होगा 40 का होगा। 20 और 40 60, 60 और 40 100, 100 और 40 140, 140 और 40 180। ओके, तो लेकिन हमारी लेंथ कितनी 150, 150 मतलब ज्यादा से ज्यादा 150 सेंटीमीटर तक हम लेंथ बढ़ा सकते हैं, तो 180 वाला रेजोनेंस कैंसिल हो जाएगा। तो पहला रेजोनेंस, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो टोटल कितने रेजोनेंस होंगे 4 रेजोनेंस होंगे। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। कितना भी कुछ भी कैसे भी पूछ ले अबाउट रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, आराम से आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर आपका प्रैक्टिकल नॉलेज एक्यूरेट है, एक्सपेरिमेंट आपको पता है। ओके, लेंथ ऑफ ट्यूब इज अगेन 150 सेंटीमीटर, मैक्सिमम लेवल ऑफ लिक्विड फॉर रेजोनेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर, वेवलेंथ इज, अभी देखो हमारे पास 150 सेंटीमीटर की ट्यूब है, दिस इज माय 150 सेंटीमीटर ट्यूब। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा पानी भरेंगे, यहाँ पर एक ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट करेंगे, और कितनी वेवलेंथ है लैम्बडा इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। तो ये टोटल लेंथ कितनी है, दिस इज माय टोटल लेंथ विच इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। तो अभी देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे टैप ऑन किया पानी नीचे आने लगेगा, और कुछ लेंथ आने के बाद मतलब इतने पर यहाँ पर हो गया फर्स्ट रेजोनेंस। कितना रेजोनेंस, फर्स्ट रेजोनेंस हो गया। तो यहाँ पर कैसा लूप बनेगा, ऐसा लूप बनेगा, ऐसी सिचुएशन बनेगी। ओके, तो दिस डिस्टेंस इज माय लैम्बडा बाय 4। लैम्बडा कितना है 80, तो ये डिस्टेंस है मेरा लैम्बडा बाय 4। लैम्बडा बाय 4 मतलब 80/4, 4 2 मतलब 20 सेंटीमीटर। तो लिक्विड लेवल 20 सेंटीमीटर नीचे आ गया, 20 सेंटीमीटर नीचे आ गया। तो ये जो लेवल होगा ये मैक्सिमम लेवल होगा लिक्विड का। ओके, इसके ऊपर अगर लिक्विड रहेगा तो रेजोनेंस ही नहीं होगा, पहला रेजोनेंस यहाँ पर होगा। तो ये डिस्टेंस मेरा कितना है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो ये 20 आ गया, टोटल 150 है, तो ये जो लेवल है ये कितना आएगा, दिस विल बी 130 सेंटीमीटर। कितना आएगा 130 सेंटीमीटर, परफेक्ट 130 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो, अब ये होगा मैक्सिमम लेवल, अब मिनिमम लेवल कैसे होगा देखो। 20 सेंटीमीटर पे पहला रेजोनेंस हुआ,
20 सेंटीमीटर पे पहला रेजोनेंस हुआ, तो 20 में और 40 ऐड करो, बिकॉज एक लूप बढ़ जाएगा ना सेकंड रेजोनेंस के लिए, तो 60 सेंटीमीटर पे सेकंड रेजोनेंस होगा। ओके, और एक लूप ऐड कर दो, 60 प्लस 40 100 पे थर्ड रेजोनेंस होगा, और एक लूप ऐड कर दो 140 पे फोर्थ रेजोनेंस होगा। ट्यूब कितने की है? 150 सेंटीमीटर की। अब अगला अगर रेजोनेंस होना होगा तो 140 में 40 ऐड करो, कितना? 180 सेंटीमीटर। लेकिन यहां तक हम जा ही नहीं सकते, बिकॉज मैक्सिमम लेंथ कितनी है हमारी? 150, तो 140 वाला हम सस्टेन कर सकते, 140 तक रेजोनेंस होगा। तो 140 तक रेजोनेंस होगा, मतलब इसके नीचे पानी का कितना लेवल बचेगा? टोटल कितना था? 150, तो हम 140 तक नीचे आ गए हैं, तो मिनिमम लेवल वाटर का कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। टोटल 150 था, 140 तक चौथा रेजोनेंस हमें मिल जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर मिनिमम लेंथ होगी, ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। तो इस तरह से आप कोई भी न्यूमेरिकल आपको कैसे भी घुमा फिरा के पूछा जाए तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। L1 गिवन है, L2 गिवन है, आपसे पूछा है लैम्बडा कितना होगा, तो L1 होता है लैम्बडा बाय 4, L2 होता है 3 लैम्बडा बाय 4, तो L2 माइनस L1 इज इक्वल टू 3 लैम्बडा बाय 4 माइनस लैम्बडा बाय 4, L2 माइनस L1, L2 कितना है? 55, L1 कितना है? 17 इज इक्वल टू, ये आ गया, बेस सेम है, 3 लैम्बडा में से लैम्बडा गया 2 लैम्बडा, 2 से 2 कैंसिल, ये 2 को इधर शिफ्ट कर दो, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट, 5 में से 7 नहीं जा सकते, 15 में से 7 के साथ 7 14 8, इधर बचा 4 में से गया 3 38, तो 8 दूनी 16 7 चले 3 दूनी 1 7 76 सेंटीमीटर, बिकॉज लेंथ आर इन सेंटीमीटर, सो आंसर विल बी इन सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब उसके बाद सेम प्रॉब्लम में रेडियस पूछा है, रेडियस ऑफ पाइप, तो कोई टेंशन नहीं, रेडियस के लिए हम एंड करेक्शन पता करेंगे। एंड करेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू L2 माइनस 3L1 बाय 2, L2 माइनस 3L1 बाय 2, तो L2 कितना है? L2 है 55 माइनस L1 3 इंटू L1, L1 कितना है? 17 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 55 माइनस 17 51 बाय 2, 55 में से 51 गए 4 बाय 2, तो एंड करेक्शन आया 2 सेंटीमीटर। एंड करेक्शन कितना है? 2 सेंटीमीटर। दे आर आस्किंग अबाउट रेडियस, तो क्या करेंगे? एंड करेक्शन इज इक्वल टू 0.3d या एंड करेक्शन इज इक्वल टू 0.6r, ये फॉर्मूला होता है। तो एंड करेक्शन कितना है? 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.6r, तो r विल बी 2 डिवाइडेड बाय 0.6, सो दैट विल बी 20 बाय 6, तो दैट विल बी 10 बाय 3, तो दैट विल बी 3.333 सेंटीमीटर, 3.33 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो पॉज करके लिख लो। ये दो न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसमें का एक AIPMT 2006 में आ चुका है। ठीक है, आराम से समझो, न्यूमेरिकल में हर वर्ड का अपना एक मीनिंग होता है और इसके अंदर डेटा छुपा हुआ होता है। ठीक है, तो क्या इसको सॉल्व करने से पहले इसको सॉल्व कर ले, स्पेस बन जाएगा। ठीक है, चलो पहले इसको सॉल्व करेंगे। अब ये कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल है, दिस इज अ वेरी कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल। क्या है? अ सोर्स इमिट अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 200 किलो हर्ट्ज, मतलब ये अल्ट्रासोनिक साउंड होगा 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा। ठीक है ना, तो एक साउंड है, ठीक है, ये साउंड इमिट कर रहा है, ऐसे साउंड इमिट कर रहा है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? F इज इक्वल टू 200 किलो हर्ट्ज, मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर 2, ये 2 0 मतलब 10 टू द पावर 2, और किलो का 10 टू द पावर 3 हर्ट्ज, मतलब टोटल कितना? 2 इंटू 10 टू द पावर 5 हर्ट्ज। ओके, अब साउंड फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, तो यहाँ पर पानी है, ये ऐसे पानी है, देखो देखो, तो ये साउंड आया, इसके ऊपर गिर गया। अब गिरने के बाद क्या होगा? दो चीजें होंगी, एक तो कुछ साउंड वापस आ जाएगा, कुछ साउंड अंदर चला जाएगा। तो जो वापस आ गया उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड, क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड। और जो अंदर चला गया उसको बोलेंगे ट्रांसमिटेड, क्या बोलेंगे? ट्रांसमिटेड। तो क्या पूछा है? कैलकुलेट द वेवलेंथ इन रिफ्लेक्टेड साउंड एंड ट्रांसमिटेड साउंड, और साउंड की एयर के अंदर वेलोसिटी दी गई है, वाटर के अंदर वेलोसिटी दी गई है। समझो, वेव की जो स्पीड है इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। जब तक मीडियम चेंज नहीं होता तब तक साउंड की स्पीड या वेव की स्पीड चेंज नहीं होती। लिखो लिखो, जब तक मीडियम चेंज नहीं
होता तब तक, लिखो बेटा, लिखो लिखो लिखो, तब तक वेव की स्पीड चेंज नहीं होती। और लिखो मीडियम चेंज होने पर वेव की स्पीड चेंज होती है। इसका कारण ये होता है कि वेव की वेवलेंथ चेंज होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो कोई भी वेव रहने दो, वेट इज साउंड वेव्स, लाइट वेव्स और एनी अदर टाइप ऑफ वेव, व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, उसका स्पीड चेंज हो जाता है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। स्पीड चेंज होने का कारण होता है उसका वेवलेंथ चेंज होता है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद वेव की वेवलेंथ चेंज हो जाती है, और वेवलेंथ चेंज होने की वजह से उसकी स्पीड चेंज होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट कितनी हुई, इतनी, वापस कितनी गई, वापस गई 2 × 10⁵ हर्ट्ज, अंदर कितनी गई 2 × 10⁵ हर्ट्ज। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई। रिफ्लेक्टेड वेव की स्पीड कितनी होगी, ये एयर है, वापस में भी एयर है, तो इसकी स्पीड होगी, यहाँ की होगी 340 मीटर पर सेकंड, और यहाँ की स्पीड होगी, ये वाटर है, वाटर के अंदर की स्पीड है 1480 मीटर पर सेकंड। सो दीज आर द टू सेपरेट प्रॉब्लम्स, वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स। v = f लैम्डा, v = f लैम्डा। तो ये जो इंसिडेंट वेव था, इसकी स्पीड 340 थी, 340 से गिरा, लेकिन अंदर कितनी स्पीड से गया 1480, बिकॉज अंदर जाने की वेवलेंथ चेंज हो गई, बिकॉज ये हवा है, ये पानी है, सिंपल। ओके, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वेव जाने पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, लेकिन वेवलेंथ चेंज हो जाती है, और वेवलेंथ चेंज होने के कारण उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो स्पीड इन एयर इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ इन एयर। फ्रीक्वेंसी एयर बोलने की जरूरत नहीं, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो वेवलेंथ इन एयर इज इक्वल टू स्पीड इन एयर डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। स्पीड इन एयर कितनी है 340, फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 × 10⁵। ओके, 2 1 = 1, 2 1 = 1, 2 7 = 14, 0, तो +5 ऊपर जाके -5, तो 170 × 10⁻⁵ मीटर। -5 का -2 यूज करो, 1 2, तो क्या हो जाएगा 1.7 × 10⁻³ मीटर। वेवलेंथ इन एयर 1.7, रिफ्लेक्टेड वेव एयर में है, तो 1.7 × 10⁻³ मीटर। अब पानी के अंदर की वेवलेंथ कैसे डिटरमाइन करोगे, वेरी सिंपल, पानी के अंदर की स्पीड यूज करो। क्या है, पानी के अंदर स्पीड कितना है 1480। तो स्पीड इन वाटर इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इन वाटर। तो वेवलेंथ इन वाटर इज इक्वल टू स्पीड इन वाटर डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। स्पीड इन वाटर इज 1480 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, सेम रहेगी 2 × 10⁵। 2 1 = 1, 2 7 = 2 4 = 2 0 ज़ा, तो 740 × 10⁻⁵ +5 ऊपर जाके -5, तो 1 2, तो ये कितना हो जाएगा 7.4 × 10⁻³ मीटर। दिस विल बी वेवलेंथ इन वाटर। ये देखो परफेक्टली ऑलराइट। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल पहले सॉल्व करने का रीजन ये था कि ऊपर वाला न्यूमेरिकल जो कि AIPMT 2006 में आ चुका है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें स्पेस चाहिए था। समझ में आ गया, चलो लिख लो। हो गया, चलो अब ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अच्छा खासा न्यूमेरिकल है, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है, देख लो। मैं लेक्चर नंबर 18 में आपको समझा रहा था रेजोनेंस मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। देखो अभी समझो बेटा, 2 ट्यूनिंग फोर्क A एंड B, आराम से समझो, कोई गड़बड़ नहीं। 2 ट्यूनिंग फोर्क है, 2 ट्यूनिंग फोर्क है, इस ट्यूनिंग फोर्क का नाम है A, इस ट्यूनिंग फोर्क का नाम है B। ओके,
प्रोड्यूस 8 बीट पर सेकंड। तो मान लेते हैं इस ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी है N1, इस ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी है N2। दोनों को एक साथ साउंड करोगे तो कितने बीट सुनाई देंगे? 8। मतलब ये दोनों ट्यूनिंग फोर्क के बीच में फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है 8। ओके, बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी। लेकिन हमें ये पता नहीं है कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है या इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ठीक है, अब उसके लिए क्या दिया गया है? When sounded together, मतलब ये दोनों को एक साथ बजाओगे तो 8 बीट सुनाई देंगे, 8 बीट सुनाई देंगे। मतलब दो चीजें हो सकती हैं, एक तो N1 माइनस N2 बरोबर 8 हो सकता है, या फिर N2 माइनस N1 बरोबर 8 हो सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है, हमें पता नहीं है N1 ज्यादा है या N2 ज्यादा है। अब उसके लिए क्या दिया गया है? अ गैस कॉलम 37.5 सेंटीमीटर लॉन्ग इन अ पाइप close at one end resonates to its fundamental mode with fork A। देखो, तो फोर्क A के साथ रेजोनेंस में एक एयर कॉलम है जो कि फंडामेंटल मोड में ऑसिलेट हो रहा है, जिसकी लेंथ है कितनी? 37.5 सेंटीमीटर। परफेक्ट। अब ये दोनों रेजोनेट हो रहे हैं, मतलब इसकी जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी फ्रीक्वेंसी इसकी होगी। अब इसके अंदर क्या फील्ड है? गैस फील्ड है। ठीक है, उसके आगे फोर्क ए के साथ ओके कितनी सेंटीमीटर? 37.5 सेंटीमीटर। अब उसके बाद whereas a column of length 38.5 सेंटीमीटर of the same gas, अब B के साथ भी एक एयर कॉलम रेजोनेंस में है, मतलब जितनी इसकी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। इसके अंदर जो गैस है सेम गैस इसमें भरा हुआ है, मतलब इसके अंदर अगर स्पीड v है तो इसके अंदर भी स्पीड क्या होगी? v होगी साउंड की। दोनों गैस सेम है, जब तक मीडियम सेम रहेगा स्पीड सेम रहेगी। ठीक है, तो इस ट्यूनिंग फोर्क के साथ ये एयर कॉलम रेजोनेट में है जिसकी लेंथ है 37.5 सेंटीमीटर। इस ट्यूनिंग फोर्क के साथ ये लेंथ रेजोनेट में कितनी है? 38.5 सेंटीमीटर। 38.5 सेंटीमीटर। क्या गैस चेंज हुआ? बिल्कुल नहीं, गैस सेम है, गैस सेम है। ओके, तो ये दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, ये दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है इन द सिमिलर पाइप। पाइप कैसा है? सिमिलर है। विथ बी कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज फोर्क। दोनों फोर्क की फ्रीक्वेंसी पता करनी है। तो ये फोर्क की फ्रीक्वेंसी इस एयर कॉलम के बराबर है, ये फोर्क की फ्रीक्वेंसी इस एयर कॉलम के बराबर है। तो N1 इसकी भी फ्रीक्वेंसी N1 रहेगी, N2 इसकी भी फ्रीक्वेंसी N2 रहेगी, और दोनों कौन से मोड में है? फंडामेंटल मोड में है, और दोनों में गैस कैसा है? सेम है। तो V कैसा रहेगा? सेम रहेगा। दिस इज पाइप क्लोज एट वन एंड। तो क्लोज एट वन एंड के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है V/4L। V/4L। तो इसके लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? N1 इज इक्वल टू V/4 इन ब्रैकेट, इसकी लेंथ कितनी है? 37.5। अब इसके लिए फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? N2 इज इक्वल टू V/4 इंटू इसकी लेंथ कितनी है? 38.5। अब इसको देखो और बताओ N1 ज्यादा है या N2 ज्यादा है? तो V कॉमन है, 4 कॉमन है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका डिनोमिनेटर छोटा है। ये बड़ा है मतलब इसका आंसर कम आएगा, ये छोटा है मतलब इसका आंसर ज्यादा आएगा। तो दिस क्लियरली इंडिकेट्स N1 इज ग्रेटर देन N2। N1 इज ग्रेटर देन N2। तो हमारे पास क्या है? N1 इज ग्रेटर देन N2 है, तो ये वाला फॉर्मूला करेक्ट होगा, ये फॉर्मूला रॉन्ग होगा। हम हमेशा ज्यादा फ्रीक्वेंसी में से कम फ्रीक्वेंसी माइनस करते हैं। तो N1 माइनस N2 बरोबर आया 8। ओके, तो N1 के जगह क्या रखेंगे? N1 के जगह रखेंगे V/4 इन ब्रैकेट 37.5 माइनस N2 के जगह क्या रखेंगे? V/4 इंटू 38.5 इज इक्वल टू 8। तो दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? V कॉमन निकलेगा, बराबर ना? V कॉमन, V/4 कॉमन निकलेगा, तो V/4 कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? V/4 कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा 1/37.5 माइनस 1/38.5 इज इक्वल टू 8। ओके, तो 8 4 जा 32, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा
सॉरी v इंटू इसको सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू 8 4 जा 32। अब ये सारी चीज़ें सेंटीमीटर में है, कोई टेंशन नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 38.5 माइनस 37.5 डिवाइडेड बाय 37.5 इंटू 38.5। तो 38.5 माइनस 37.5 का आंसर आएगा 1। ये सब्सट्रैक्शन का आंसर कितना आएगा 1, बराबर ना। 38.5 37.5 1। तो v हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट कर दो, 32 इंटू 37.5 इंटू 38.5, ये आ गई स्पीड और सेंटीमीटर पर सेकंड में होगी। तो हमें पता करना है n1 और n2, n1 और n2। क्या मैं इसको रब कर दूं? चलो रब कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे। चलो ठीक है, ये हो गया खत्म। अब देखो तो स्पीड पता चल गई। अब निकालेंगे n1। देखो n1 कितना आएगा? n1 इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है? 32 इंटू 37.5 इंटू 38.5 डिवाइडेड बाय n1 v बाय 4 l1। तो 4 इंटू 37.5। ओके, तो 37.5 कैंसल, 4 1 जा 1, 4 8 जा 32, 8 5 40, 0 4 8 8 64 और 4 68 का 8 हट जाए 6, 8 त्रिक 24, 24 और 6 30.1 के बाद तो n1 आ गया 308 हर्ट्ज। तो n1 अगर 308 हर्ट्ज आ गया, ये वैल्यू उठा के यहाँ पर डाल दो, क्या हो जाएगा? 308 माइनस n2 बरोबर 8, तो n2 बरोबर 308 माइनस 8, दैट विल बी 300 हर्ट्ज, विच इज परफेक्टली ऑलराइट। 308 हर्ट्ज और 300 हर्ट्ज। सो दिस विल बी द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस लेक्चर। क्या बोल रहा है देखो, 2 ट्यूनिंग फोर्क A एंड B। तो हमारे पास 2 ट्यूनिंग फोर्क है, ट्यूनिंग फोर्क A, ट्यूनिंग फोर्क B। साउंडेड टुगेदर प्रोड्यूस 4 बीट्स पर सेकंड। तो इसकी फ्रीक्वेंसी n1 मान लेते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी n2। तो दोनों को अगर एक साथ साउंड किया तो 4 बीट्स सुनाई दे रहे हैं। मतलब एक तो n1 माइनस n2 बरोबर 4 होगा, या फिर n2 माइनस n1 बरोबर 4 होगा, लेकिन हमें पता नहीं है n1 ज़्यादा है या n2 ज़्यादा है। तो फोर्क A इज इन रेजोनेंस, रेजोनेंस मतलब फ्रीक्वेंसी मैचिंग विथ क्लोज ऑर्गन पाइप। तो A रेजोनेंस में है क्लोज ऑर्गन पाइप से, जिसकी लेंथ है कितनी? 16 सेंटीमीटर। कितना है? 16 सेंटीमीटर। ओके, और B है ओपन ऑर्गन पाइप के साथ रेजोनेंस में, जिसकी लेंथ है लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 32.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फाइंड देयर फ्रीक्वेंसीज। तो ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है, ये हमें आइडेंटिफाई करने के लिए दी गई है कि n1 ज़्यादा है या n2 ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो, तो इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी सेम है। तो n1 क्या आ जाएगा? n1 आएगा v बाय 4 इंटू 16, v बाय 4 इंटू 16। ओके, बिकॉज ये क्लोज पाइप है। और n2 क्या आ जाएगा? v बाय 2 इंटू 32.5, बिकॉज ये ओपन पाइप है ना। ओपन पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v बाय 2l होती है, इसके लिए v बाय 4l होती है। तो इसका आंसर आएगा v बाय 64 और ये आएगा v बाय 32 दूनी 64 और 65। तो ये बड़ा है, इसका मतलब ये छोटा होगा, ये छोटा है मतलब ये बड़ा होगा। तो ज़्यादा क्या है? n1 इज ग्रेटर देन n2। तो फार्मूला करेक्ट कौन सा है? n1 माइनस n2। ये वाला फार्मूला रॉन्ग है। तो n1 माइनस n2 बराबर 4 है। तो n1 माइनस n2, n1 कितना है? v अपॉन 64 माइनस n2 कितना है? v अपॉन 65 इज इक्वल टू 4। तो v कॉमन आ गया, ये क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 65 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 65 इज इक्वल टू 4। तो इसका आंसर आया 1। तो v कितना हो गया? ये इधर शिफ्ट कर दो, 4 इंटू 64 इंटू 65, दिस विल बी द स्पीड। ओके, just put down the values of v in this equation, you will get n1, this equation you will get n2। तो n1 क्या है? v अपॉन 64। तो v कितना है? 4 इंटू 64 इंटू 65 डिवाइडेड बाय 64। तो 64 कैंसिल, 5 जोग 20 को 0, 2 5 जोग 24 25 26। तो ये आ गया 260 हर्ट्ज। 260 हर्ट्ज क्या है? n1।
तो N1 अगर 260 है, यहाँ पे 260 रख दो, 260 माइनस N2 बराबर 4, ये 4 को इधर ला लो, तो N2 बराबर 260 माइनस 4, ये आया 256 हर्ट्स, 256 हर्ट्स एक, 260 हर्ट्स एक, 260 हर्ट्स एक, 256 हर्ट्स एक। ठीक है, तो इस तरह से इस लेक्चर को करते हैं खत्म। कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक। जल्दी मिलेंगे लेक्चर नंबर 20 में। अब इस चैप्टर के ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेक्चर बनेंगे। ओके, डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड एक आएगा, उसके अंदर कुछ इको से रिलेटेड, रिवर्बरेशन टाइम, ये 2-3 छोटे से कंसेप्ट रह गए हैं। देखते हैं, एक बड़ा लेक्चर बनाएंगे 1.5-2 घंटे का, या फिर 2 लेक्चर कर देंगे और इस टॉपिक को खत्म करेंगे। कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक।